अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मार्वल यूनिवर्स की फिल्म सीरीज में आज बारी है गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की। फिल्म की कहानी शुरू होती है न्यू मैक्सिको में, उसी इलाके से जहां आयरन मैन 2 का क्रेडिट सीन खत्म हुआ था, यानी न्यू मैक्सिको का डेजर्ट एरिया। यहाँ रात के वक्त दो फिजिसिस्ट्स, जेन फॉस्टर और एरिक सेल्विक, अपनी एक इंटर्न डार्सी लुइस के साथ वैन में बैठे हैं। दरअसल जेन एरिक को एक ऐसी जगह पर लेकर आई है जहां उसने पिछले कुछ वक्त में करीब 17 बार अरोरा लाइट्स देखी हैं, जो यहाँ पहले कभी नहीं दिखा करती थीं। वो सब इसी रोशनी के दिखने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी थोड़ी देर में कुछ दूरी पर आसमान अरोरा लाइट से चमकने लगता है। जेन ड्राइविंग सीट पर बैठी डार्सी को उस रोशनी की ओर गाड़ी ले जाने को कहती है और इस दौरान आसमान से आ रही रोशनी और उस रोशनी के ठीक नीचे उठे बवंडर को अपने हैंडी कैम में रिकॉर्ड कर रही होती है। इसी दौरान अचानक उसकी वैन एक आदमी से टकराती है। गाड़ी से टकराकर बेहोश हुआ ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, इतना तो उसके हुलिये से ही पता चल रहा है। अगला सीन एक नरेशन से शुरू होता है। आवाज है हॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेट्स एंथनी हॉपकिंस की। उनका नरेशन हमें करीब 1000 साल पहले की एक बैक स्टोरी में लेकर जाता है, जब धरती के लोग ये भरोसा करते थे कि वो इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। वो मानते थे कि उनकी धरती के अलावा और भी दुनियाएं हैं। इनमें से कुछ उनके भगवानों का घर है और कुछ हैवानों का। ऐसा ही एक कोल्ड और डार्क वर्ल्ड था योतनहेम। यहाँ फ्रॉस्ट जायंट्स रहते थे और उन्होंने पूरे यूनिवर्स में आतंक मचा रखा था। हमें पता चलता है कि ये नरेशन ओडिन का है, जो एसगार्ड के राजा हैं, और इनकी बदौलत इंसानियत ही नहीं, पूरे यूनिवर्स को फ्रॉस्ट जायंट्स के आतंक से बचाया जा सका। जब सीन आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि दरअसल ओडिन अपने दो बेटों को एसगार्ड की हिस्ट्री बता रहे थे कि कैसे फ्रॉस्ट जायंट से उनकी ताकत का सोर्स कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स छीनकर उन्हें वापस योतनहाइम की उनकी अंधेरी दुनिया में भेज दिया गया, और इस तरह से एसगार्ड ने यूनिवर्स की सभी 9 दुनियाओं में अमन कायम करने का काम किया। ओडिन बताते हैं कि एसगार्डियंस की इस एंशिएंट हिस्ट्री को वक्त के साथ भुला दिया गया और ये कहानियां अब बस माइथोलॉजी का हिस्सा बनकर रह गई हैं। ओडिन अपने दोनों बेटों को समझाते हैं कि बड़े होने पर उन दोनों में से कोई एक ही उनकी जगह लेगा और उसे भी दुनिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। ओडिन के ये दोनों बेटे हैं थॉर और लोकी, जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। लोकी पूछता है कि क्या फ्रॉस्ट जायंट्स अब भी जिंदा हैं, तो जवाब में थॉर कहता है कि जब वो राजा बनेगा तो ओडिन की तरह ही मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा और उन्हें मार डालेगा। बेसिकली थॉर की दिलचस्पी एक्शन और धूम धड़ाके में है। ओडिन सबक देते हैं कि अच्छा राजा कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ऐसी नौबत आए तो उसके लिए तैयार जरूर रहता है। अगला सीन कुछ साल बाद का है। दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। थॉर बड़ा बेटा है और ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर हथियार म्योनर ने उसे चुना है। एक टूटे हुए तारे के मेटल से बनाया गया ये हथौड़ा उसी को चुनता है जो इसके काबिल हो। तो इन्हीं सब चीजों के चलते थॉर को राजा बनाए जाने की तैयारी चल रही है। उसे शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन इससे पहले कि ओडिन फाइनल अनाउंसमेंट करते, उन्हें एसगार्ड में फ्रॉस्ट जायंट्स की प्रेजेंस महसूस होती है। ये फ्रॉस्ट जायंट्स समहाउ एसगार्ड्स के सिक्योर वॉल्ट में पहुंचकर कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओडिन के इशारे पर उनका एक डिस्ट्रॉयर तीनों फ्रॉस्ट जायंट्स का काम तमाम कर देता है और कैस्केट की चोरी नहीं हो पाती। रोबोट जैसा दिखने वाला ये डिस्ट्रॉयर खुद ओडिन का बनाया हुआ है, जो बेहद ताकतवर है और ओडिन के हुक्म पर एक्ट करता है। कैस्केट को महफूज देखकर ओडिन राहत की सांस लेते हैं, लेकिन थॉर को ये बात हजम नहीं होती कि आखिर फ्रॉस्ट जायंट्स की ये मजाल कैसे हुई कि वो एसगार्ड के किले में दाखिल हो गए। वो योतनहाइम यानी फ्रॉस्ट जायंट्स की दुनिया पर हमला करके इस घुसपैठ का बदला लेना चाहता है, पर उसके पिता ओडिन इसकी इजाजत नहीं देते। वो थॉर को याद दिलाते हैं कि उन्होंने योतनहाइम के राजा लोफी से शांति का समझौता किया हुआ है। थॉर का जवाब है कि फ्रॉस्ट जायंट्स की इस घुसपैठ के बाद हजारों साल पहले हुआ वो समझौता टूट चुका है, लेकिन ओडिन उसकी एक नहीं सुनते। वो कहते हैं कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी दुश्मनों की कोशिश नाकाम रही। थॉर अपने पिता से नाखुश है। वो कहता है कि एसगार्ड का राजा होने के नाते वो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा,
लेकिन ओडिन उसे याद दिलाते हैं कि अभी वो राजा बना नहीं है। दरअसल थॉर के राजा बनने की सेरेमनी फ्रॉस्ट जायंट्स के आने की वजह से बीच में ही रुक गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर के गुस्से को लॉकी शह दे रहा है। वो कहता है कि अगर एक बार फ्रॉस्ट जायंट्स ने एसगार्ड पर हमला किया है तो अगली बार भी कर सकते हैं। थॉर को सही बताते हुए लोकी कहता है कि योतुनहाइम पर हमला करके इसका बदला लेना ही होगा, लेकिन इसके लिए ओडिन के खिलाफ जाना होगा। एक तो थॉर को ऑलरेडी एक्शन और धूम धड़ाका पसंद है, ऊपर से वो गुस्से में भी है। और रही सही बुद्धि, लोकी ने भ्रष्ट कर दी है। आनन फानन में थॉर योतुनहाइम जाने के लिए तैयार हो जाता है और लोकी के अलावा अपने 4 साथियों वॉलस्टैग, फैंड्रिल, होगन और सिफ के साथ निकल पड़ता है। एसगार्ड से बाहर निकलने के लिए एसगार्डियंस को बायफ्रॉस्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना होता है, जिसका पहरेदार है हाइमडल। हाइमडल के पास ये देखने की ताकत है कि यूनिवर्स के सभी 9 रेल्म्स में क्या चल रहा है। बेसिकली जैसे महाभारत में संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वैसे ही इस कहानी में हाइमडल के पास भी दिव्य दृष्टि है। उसके पास एसगार्ड की निगहबानी का जिम्मा है। जब थॉर और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं तो हाइमडल कहता है आज तक कुछ भी उसकी नजरों से बचकर नहीं निकला, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स के एसगार्ड में घुसने की उसे भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हुआ? थॉर उसे यकीन दिलाता है कि वो योतुनहाइम जा रहा है और सच जानकर ही लौटेगा। बस उनके लौटने तक हाइमडल किसी को इस बारे में न बताए। वो मान जाता है, लेकिन वार्निंग देता है कि अगर उसकी वजह से एसगार्ड पर कोई आंच आई तो एसगार्ड के दरवाजे उसके लिए बंद रहेंगे। हाइमडल एक पोर्टल खोलता है जिससे होकर थॉर और उसके दोस्त योतुनहाइम पहुंच जाते हैं। थॉर का सामना यहाँ फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी से होता है। थॉर पूछता है कि फ्रॉस्ट जायंट्स ने एसगार्ड पर हमला क्यों किया। लॉफी पहेलियों में जवाब देते हुए कहता है कि ओडिन के घर में गद्दार हैं। थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बैटल के लिए ललकारता है। लॉफी उसे चेतावनी देता है कि अगर जान प्यारी है तो वक्त रहते वहां से चले जाए, पर साथ ही साथ वो थॉर को लिटिल प्रिंसेस भी कह देता है। थॉर को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और इसका नतीजा वही होता है जो होना था। थॉर एंड कंपनी और फ्रॉस्ट जायंट्स के बीच कांटे की लड़ाई होती है। वैसे तो थॉर अकेला ही सब पर भारी पड़ता है, लेकिन उसके साथी भी बहादुरी से लड़ते हैं। इसी लड़ाई के दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि जहां थॉर के दूसरे साथियों की बॉडी का जो भी हिस्सा फ्रॉस्ट जायंट्स छूते हैं वो जम जाता है, वहीं लोकी पर इसका असर बस टेम्पररी होता है। काफी देर तक चली लड़ाई के बाद जब थॉर और उसके साथियों को एहसास हो जाता है कि फ्रॉस्ट जायंट्स की तादाद काफी ज्यादा है, उनमें से कई जख्मी भी हो गए हैं और लड़ाई को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा, तो वो हाइमडल को याद करके उसे पोर्टल खोलने को कहते हैं। पोर्टल खुलता भी है, लेकिन उस रास्ते वहां पहुंचते हैं ओडिन ऑलफादर। थॉर अपने पिता को देखकर जोश में आ जाता है, लेकिन उसके जोश पर पानी फेरते हुए ओडिन लॉफी से इस जंग को रोकने के लिए कहते हैं। लॉफी कहता है कि लड़ाई तो आपके लड़के ने शुरू की है, मैंने नहीं। इस पर ओडिन कहते हैं लड़के की बात को लड़कपन समझकर लड़ाई खत्म कर दो, मगर लॉफी इस मूड में नहीं है। ओडिन समझ जाते हैं कि इससे पहले कि लॉफी उन पर हमला करता, वो उसे दूर धक्का देकर थॉर और बाकी लोगों को लेकर वापस एसगार्ड आ जाते हैं। वापस आकर ओडिन थॉर को लॉफी से जंग शुरू करने और अपने दोस्तों की जान खतरे में डालने के लिए फटकार लगाते हैं। दोनों के बीच बहस होती है और थॉर ओडिन को बूढ़ा, डरपोक और बेवकूफ कह देता है। राजा की नाफरमानी करने के जुर्म में ओडिन थॉर से उसकी सारी पावर वापस ले लेते हैं और कहते हैं तुमने सही कहा, मैं वाकई बेवकूफ था जो समझ लिया कि तुम राजा बनने के लायक हो। साथ ही वो थॉर को एसगार्ड से निकाल देते हैं। थॉर को एसगार्ड से बाहर निकालने के साथ साथ ओडिन उसका हथौड़ा ये कहकर फेंक देते हैं कि जो भी इसके लायक हो वो ही इसे उठा पाए, और जो भी इसे उठाए उसके अंदर थॉर की शक्तियां आ जाएं। और ये सीन जाकर मिलता है फिल्म के पहले सीन से, जिसमें जेन की वैन थॉर से टकराती है। उसे पावरलेस बनाकर धरती पर एग्जाइल कर दिया गया है। होश आने पर वो जो भी कहता है किसी को समझ नहीं आता, और जब सवाल पूछते पूछते वो अग्रेसिव हो जाता है तो डार्सी को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो उसे टेजर के जरिए बेहोश कर देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद उस जगह से थोड़ी दूर ही थॉर का हैमर भी आकर गिरता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान जब डॉक्टर थॉर का ब्लड लेता है तो उसे लगता है कि सब उस पर हमला कर रहे हैं, और वो कई लोगों को घायल करने के साथ ही काफी तोड़फोड़ करता है। इधर जेन पिछली रात के रिकॉर्डिंग और रिसर्च मटेरियल देखते हुए नोटिस करती है
कि बवंडर की तस्वीरों में आसमान से एक आदमी के गिरने की भी तस्वीरें हैं। वो हॉस्पिटल जाकर थॉर के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग चुका है। जब वो वहां से गाड़ी निकाल रही होती है तो अनजाने में एक बार फिर पीछे से जा रहे थॉर को टक्कर मार देती है। इसके बाद जेन माफी मांगते हुए उसे अपने घर ले आती है। जेन ये जानना चाहती है कि आखिर थॉर कहाँ से आया है। दूसरी तरफ फिल्म में वही सीन आता है जो आयरन मैन 2 के एंड क्रेडिट में दिखाया गया था, जहां एजेंट कॉल्सन दूर से हैमर और उसके आसपास हो रही हलचल को देखकर शील्ड के अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उसने वो जगह ढूंढ ली है। यहाँ गिरा हैमर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का अड्डा बन गया है। हर कोई उसे उठाने की कोशिश करता है पर हिला नहीं पाता। जैसा कि मार्वल की फिल्मों में होता रहा है, एक कैमियो में हमें कॉमिक बुक्स बनाने वाले स्टैन ली भी अपनी गाड़ी से हथौड़े को खींचने की कोशिश करते नजर आते हैं, पर नाकाम रहते हैं। एसगार्ड में हमें पता चलता है कि जब लोकी की शह पर थॉर और उसके साथी योतनहाइम के लिए रवाना हुए थे, तब लोकी ने ही अपने गार्ड से ओडिन को इसकी खबर भिजवाई थी और इसी वजह से ओडिन सही वक्त पर उन लोगों को बचाने के लिए योतनहाइम आ सके थे। मतलब थॉर को ओडिन के खिलाफ जाने के लिए उकसाया भी और ओडिन को ये बात भी बता दी। थॉर के दोस्तों को लगता है कि लोकी ने ऐसा करके सही ही किया, वरना उनकी जान नहीं बच पाती। वो सब लोकी को ओडिन से थॉर की सिफारिश करने और उसे वापस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन लोकी की चालबाजी यहाँ से साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। वो कहता है कि थॉर घमंडी और लापरवाह था, राजा बनने के लायक नहीं था और उसके साथ जो हुआ ठीक ही हुआ। जाहिर है थॉर के दोस्तों को लोकी पर शक होने लगता है। अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि आखिर फ्रॉस्ट जायंट्स के टच का असर लोकी पर क्यों नहीं हो रहा था। लोकी सिक्योर रूम में रखे कैस्केट को उठाता है तो खुद ही किसी फ्रॉस्ट जायंट्स जैसा दिखने लगता है। इसी दौरान ओडिन भी वहां पहुंच जाते हैं और उससे कैस्केट को खुद से दूर करने को कहते हैं। लोकी को अपनी असलियत का पता चलता है। वो असल में लॉफी का बेटा था, जिसे योतनहाइम के मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो कमजोर और बीमार था। लेकिन 1000 साल पहले हुई जंग में लॉफी को शिकस्त देने के बाद ओडिन कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स के साथ साथ उस बच्चे को भी अपने साथ ले आए थे। ओडिन बताते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कभी आगे चलकर लोकी की बदौलत वो योतनहाइम के साथ एक परमानेंट पीस कायम कर पाएंगे। ये सब सुनकर लोकी को लगता है कि क्योंकि वो एक फ्रॉस्ट जायंट था, इसीलिए ओडिन ने हमेशा थॉर की तरफदारी की। उसे लगता है कि थॉर को उसकी काबिलियत के लिए नहीं, बल्कि ओडिन का सगा होने की वजह से राजा बनाया जा रहा था। ओडिन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी परवरिश में कोई भेदभाव नहीं किया गया, लेकिन लोकी उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें काफी बुरा भला कहता है, जिससे ओडिन को गहरा सदमा लगता है और वो कोमा जैसी स्टेट यानी ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। इधर धरती पर न्यू मैक्सिको में थॉर को कुछ लोगों की बातचीत से हथौड़े का ठिकाना पता चलता है। थॉर कहता है कि अगर जेन उसे उस जगह पर पहुंचा दे तो वो अपने बारे में उसे सब कुछ बता देगा। लेकिन डॉक्टर एरिक को थॉर सही बंदा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये कोई सिरफिरा आदमी है जो माइथोलॉजी को अपनी कहानी बनाकर पेश कर रहा है। दरअसल नॉर्स माइथोलॉजी में ओडिन ऑलफादर, थॉर द गॉड ऑफ थंडर और लोकी द गॉड ऑफ मिस्चिफ की कहानियां काफी चर्चित हैं। डॉक्टर एरिक के कहने पर जेन थॉर को ले जाने से मना कर देती है और थॉर अकेला ही वहां के लिए निकल जाता है। थॉर को अलविदा कहकर जब जेन अपनी वर्कशॉप में आती है तो उसका सामना शील्ड के एजेंट कॉल्सन से होता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स, रिकॉर्ड्स और यूनिवर्स के बारे में की गई रिसर्च जब्त कर ली गई है। जेन की अब तक की सारी मेहनत जा चुकी है और अब उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो फिर से थॉर की तलाश में निकल जाती है, क्योंकि अब इकलौता वही बचा है जिससे शायद उसे कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। कुछ देर बाद थॉर मिल जाता है। वो उसे लिफ्ट देती है। फिर ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां हैमर है। उधर एसगार्ड में थॉर के दोस्त अपनी अपील लेकर ओडिन से मिलने पहुंचते हैं और उन्हें सिंहासन पर लोकी बैठा हुआ मिलता है। उन्हें पता चलता है कि ओडिन कोमा में जा चुके हैं और लोकी उनकी गैर मौजूदगी में खुद ही राजा बन गया है। थॉर के दोस्त लोकी से अपील करते हैं कि क्योंकि अब वो राजा है तो थॉर के एग्जाइल का हुक्म वापस ले ले, लेकिन लोकी ये कहकर मना कर देता है कि थॉर को बैनिश करना ओडिन का आखिरी हुक्म था और राजा बनते ही उसका पहला हुक्म ओडिन के हुक्म की नाफरमानी नहीं हो सकता। अगले सीन में लोकी उस कमरे में होता है जहां ओडिन कोमा में है और ओडिन की वाइफ और उसकी माँ
क्वीन फ्रिगा वहां मौजूद हैं। लोकी अपनी माँ से पूछता है कि उससे उसकी असलियत क्यों छिपाई गई। क्वीन जवाब में कहती हैं कि वो उनके परिवार का हिस्सा है, पर उसे कमतर महसूस ना हो इसीलिए उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ धरती पर थॉर अपने हैमर के आसपास बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कई एजेंट्स को मात देकर वहां पहुंच जाता है जहां हथौड़ा है। वो म्योनर को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर हिला भी नहीं पाता। थॉर हताश और निराश हो जाता है और उसे एजेंट कॉल्सन के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। एजेंट कॉल्सन थॉर से पूछते हैं कि जिस तरह से उसने हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को बुरी तरह से हरा दिया, उसे ये लगता है कि वो भी काफ़ी ट्रेन्ड है। दरअसल वो उसे आतंकवादी समझ रहे हैं, पर थॉर कुछ नहीं बोलता। थॉर यकीन नहीं कर पा रहा कि वाकई उसे एसगार्ड से निकालकर उसकी सभी शक्तियां छीन ली गई हैं। तभी फिल कॉल्सन को एक फ़ोन आता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। इतने में लोकी थॉर के सामने आता है और उससे झूठ बोलता है कि उनके पिता ओडिन अब नहीं रहे और उनकी माँ क्वीन फ्रिगा नहीं चाहती कि थॉर कभी एसगार्ड वापस लौटे। पिता की मौत की खबर सुनकर थॉर उदास हो जाता है। फिर थॉर को फेयरवेल देकर लोकी वहां से चला जाता है। हालांकि जाते जाते वो भी हथौड़े पर अपना हाथ आजमाता है, लेकिन नहीं हिला पाता। जेन की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर एरिक सेल्विग एजेंट कॉल्सन से मिलकर थॉर की झूठी आइडेंटिटी बताते हैं और उसे रिहा करने की गुजारिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आप उसकी सारी रिसर्च अपने साथ ले आए। एजेंट कॉल्सन थॉर को जाने देते हैं। जाते जाते थॉर वहां से जेन की वो नोटबुक उठा लेता है जिसमें जेन ने अपनी रिसर्च के नोट्स बनाए हैं। दरअसल थॉर ने वादा किया था कि जेन उसे हैमर के पास पहुंचा दे, फिर वो उसकी हर चीज शील्ड के कब्जे से वापस ले आएगा। लेकिन हैमर तो उससे नहीं उठ पाया, यानी उसकी पावर लौट नहीं पाई, तो कम से कम नोट्स वापस देकर वो जेन से किया वादा कुछ हद तक निभाने की कोशिश करता है। वहां लोकी अब एसगार्ड से योतुनहाइम जा पहुंचा है। वो लोफी से मिलता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि दरअसल जब पहली बार थॉर के कोरोनेशन के टाइम पर जब कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स एसगार्ड में घुसे थे, तो वो लोकी का ही किया धरा था। दरअसल लोकी थॉर के कोरोनेशन को स्पॉइल करना चाहता था, इसीलिए उसने ये हरकत की थी। उसे एसगार्ड में एंट्री के ऐसे और रास्ते भी पता हैं जो हाइमडेल तक को नहीं मालूम। लोकी यहाँ लोफी से डील करता है कि वो कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स को ओडिन के रूम तक ले जाने में मदद करेगा ताकि वो उसे मार दें और वो हमेशा के लिए एसगार्ड का राजा बन जाए। वो वादा करता है कि ओडिन के मरते ही वो उन्हें उनका पावरफुल कैस्केट लौटा देगा। लोफी इसके लिए मान जाता है। एसगार्ड वापस जाने पर बाइफ्रॉस्ट ब्रिज का पहरेदार हाइमडेल लोकी से कहता है कि उसने योतुनहाइम में उसे देखने और सुनने की बहुत कोशिश की, पर उसे ना तो कुछ दिखा ना ही कुछ सुनाई दिया। लोकी उसे उसकी बढ़ती उम्र का ताना देता है और याद दिलाता है कि वो ये ना भूले कि अब राजा ओडिन नहीं बल्कि लोकी है और पहरेदार होने के नाते उसका फर्ज अब लोकी से वफादारी करने का है। यहाँ लोकी हाइमडाल को ये हुक्म देता है कि जब तक वो ना कहे एसगार्ड का गेट किसी के लिए भी नहीं खुलना चाहिए। इधर धरती पर थॉर और जेन के बीच देर रात तक बातें होती हैं। वो उसे उसकी डायरी लौटाता है और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि यूनिवर्स में कुल 9 रेल्म्स हैं और धरती को मिडगार्ड कहते हैं। फिर एसगार्ड है, योतुनहाइम है और ऐसे ही और भी कई रेल्म्स हैं। उसकी डायरी पर ड्रॉ करके थॉर दिखाता है कि ये सभी रेल्म्स आपस में कैसे जुड़े हैं। वहीं एसगार्ड में थॉर के दोस्त उसे वापस लाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हाइमडेल ये बातें सुन लेता है और उन्हें अपने पास बुलाता है। लेकिन थॉर के दोस्त ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि हाइमडेल भी उनके साथ है। अब क्योंकि वो राजा की नाफरमानी नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी पोस्ट से हट कर चला जाता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में थॉर के दोस्त वहां से मिडगार्ड यानी धरती के लिए रवाना हो सकें। लॉकी ये सब देख लेता है। अब क्योंकि वो राजा है तो राजा के इशारों पर चलने वाली हर चीज उसके कब्जे में है और यहाँ पर उस डिस्ट्रॉयर की फिर से एंट्री होती है जिसे हमने शुरू में घुसपैठिए फ्रॉस्ट जायंट्स को मारते हुए देखा था। लॉकी डिस्ट्रॉयर को धरती पर जाकर सब कुछ तबाह करने का हुक्म देता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए थॉर वापस नहीं आना चाहिए। इसके बाद लॉकी अपनी नाफरमानी करने के लिए हाइमडेल को सजा देने पहुंचता है और उससे एसगार्ड की सिटीजनशिप और पहरेदारी की नौकरी छीन लेता है। हाइमडेल को पता चल चुका है कि एसगार्ड में फ्रॉस्ट जायंट्स को लाने का काम लोकी ने ही किया था। वो लोकी को लड़ने के लिए ललकारता है,
पर जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट का रूप लेकर हाइमडैल को फ्रीज कर देता है। उधर धरती पर थॉर के दोस्तों ने उसे ढूंढ निकाला है। उनकी ड्रेस राजा महाराजाओं वाले जमाने की है, क्योंकि जाहिर है वो एसगार्डियंस हैं, ना कि हम जैसे जीन्स और शर्ट पहनने वाले धरती के आम लोग। तो न्यू मैक्सिको में सब उन्हें देखकर हैरान हो रहे हैं। यहाँ सबको लग रहा है कि कहीं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो नहीं चल रहा जिसमें हिस्सा लेने के लिए ये लोग आए हैं। खैर, थॉर और उनकी मुलाकात होती है तो थॉर को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के बारे में लोकी ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। उनके बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी यहाँ डिस्ट्रॉयर भी आ धमकता है। एजेंट कॉल्सन और उनके लोग डिस्ट्रॉयर को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का बनाया हुआ कोई नया रोबोट तो नहीं। लेकिन जब डिस्ट्रॉयर तबाही मचाना शुरू करता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई नई ही मुसीबत है। थॉर अपने दोस्तों की मदद लेता है और कुछ देर तक डिस्ट्रॉयर का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वो आम लोगों की जान बचाकर उन्हें किसी सेफ जगह पर भेज सके। लेकिन जब डिस्ट्रॉयर काफी तबाही मचा लेता है और उसके दोस्त भी घायल होने लगते हैं तो थॉर खुद को डिस्ट्रॉयर के सामने पेश करता है और उसके जरिए लोकी से बात करता है। वो कहता है, धरती के बेगुनाह लोगों को बख्श दो और इसकी जगह मेरी जान ले लो। वो लोकी से माफी भी मांगता है कि शायद उसकी वजह से ही लोकी ये सब करने पर मजबूर हुआ। डिस्ट्रॉयर का एक घूंसा ही थॉर के लिए काफी होता है। वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि वो मर चुका है। जेन भी रोने लगती है, लेकिन थॉर तो इस कहानी का हीरो है, वो कैसे मर जाएगा। लगता है ओडिन ने उसे जो सजा दी थी वो पूरी हो चुकी है। मिडगार्ड के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान ऑफर करने के बाद वो फिर से अपनी ताकतों के लिए वर्दी हो गया है। जो हथौड़ा इतने वक्त से कोई हिला नहीं पा रहा था, खुद ही अपनी जगह से किसी रॉकेट की तरह निकलता है और आ जाता है थॉर के हाथ में। इसके साथ ही उसकी शक्तियां भी लौट आती हैं और गॉड ऑफ थंडर वाली उसकी ड्रेस भी वापस आ जाती है। इसके बाद वो डिस्ट्रॉयर को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब एजेंट कॉल्सन वहां आता है तो थॉर उन्हें जेन का सारा सामान वापस करने को कहता है और बदले में जरूरत पड़ने पर धरती की मदद करने का वादा करता है। फिर थॉर जेन को वहां लेकर जाता है जहां से एसगार्ड अर्थ से जुड़ा हुआ है। वो हाइमडैल को रास्ता खोलने को कहता है, लेकिन थॉर की बातें सुन रहा हाइमडैल फ्रीज होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच एसगार्ड में लोकी की चाल के मुताबिक फ्रॉस्ट जायंट्स की एंट्री होने लगती है। हाइमडैल अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को अनफ्रीज कर लेता है और वहां मौजूद 2 फ्रॉस्ट जायंट्स को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में खुद भी जख्मी हो जाता है। हालांकि जख्मी होने से पहले वो रास्ता जरूर खोल देता है। थॉर और जेन को एक दूसरे से प्यार हो गया है, लेकिन अभी उसके लिए एसगार्ड जाना बहुत जरूरी है। वो जेन के पास वापस आने का वादा करके अपने साथियों के साथ एसगार्ड के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचते ही थॉर अपने दोस्तों को हाइमडैल को ट्रीटमेंट के लिए ले जाने को कहता है और लोकी से बात करने के लिए निकल पड़ता है। उधर लोकी के प्लान के मुताबिक लॉफी ओडिन के रूम में उन पर हमला करने पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो ओडिन को मारता, लोकी उसे मार डालता है। दरअसल लोकी का प्लान ही यही था। उसे ओडिन को मरवाना नहीं था, बल्कि ओडिन को मारने के लिए आए दुश्मन को मारकर शोहरत हासिल करनी थी। उसे ऐसे ही गॉड ऑफ मिस्चिफ नहीं कहते। हालांकि क्वीन फ्रेगा के सामने ओडिन के अटैकर को मारकर जो साख उसने कमाई थी, थॉर वहां पहुंचकर उस साख को खराब कर देता है। वो बताता है कि कैसे लोकी ने धरती पर डिस्ट्रॉयर को भेजकर उसे और उसके दोस्तों को मरवाने की कोशिश की। फौरन कमाई इज्जत पल में धूल हो जाए, ये लोकी को गंवारा नहीं। इसे कॉम्पनसेट करने का भी उसके पास प्लान है। वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को खोल देता है ताकि उसकी पावर से पूरा योतनहाइम ही तबाह हो जाए और फ्रॉस्ट जायंट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। शायद उसे लगता है कि हजारों साल पुराने दुश्मनों का सफाया करके वो फिर से इज्जतदार बन जाएगा। थॉर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर लोकी उसे याद दिलाता है कि पिछली बार जब फ्रॉस्ट जायंट्स ने एसगार्ड में घुसपैठ की थी, तब थॉर भी यही करने के लिए योतनहाइम गया था। लेकिन थॉर अब बदल चुका है। उसे ये सीख मिल गई है कि खून खराबे से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसे समझ आ गया है कि ओडिन ऑलफादर अमन की बातें क्यों करते थे। यहाँ हमें लोकी के मन में छुपी इनसिक्योरिटीज का पता चलता है। वो कहता है कि वो कभी राजा नहीं बनना चाहता था,
बस उससे बराबरी करना चाहता था। लॉकी थॉर को उस पर वार करने के लिए उकसाता है। थॉर ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उसका छोटा भाई है, पर लॉकी उसे बताता है कि वो उसका भाई नहीं है। जब थॉर फिर भी हमला नहीं करता तो वो जेन का जिक्र करके उसे भड़काता है और फिर दोनों के बीच डुअल चलता है। थॉर और लोकी लड़ते लड़ते ब्रिज पर आ जाते हैं। इस दौरान लोकी थॉर को हराने के लिए अपनी मैजिक ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करता है, पर थॉर उसे हरा देता है और उसके सीने पर अपना हैमर रख देता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद वो योतनहाइम को तबाह करने वाले पोर्टल को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी है। इसे रोकने का अब बस एक ही तरीका है कि वो एसगार्ड को उस गेट से जोड़ने वाले ब्रिज को ही तोड़ दे जहां से ये पोर्टल खुल रहा है और योतनहाइम में तबाही मचा रहा है। ये ब्रिज ही एसगार्ड को यूनिवर्स के बाकी सभी प्लैनेट से जोड़ती है और इसके ना रहने पर वो कभी जेन से नहीं मिल पाएगा। थॉर एक बार फिर एक प्लैनेट पर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हुए ब्रिज पर हथौड़े से प्रहार करता है। म्योनर का कुछ वार ही पुल को तोड़ने के लिए काफी साबित होता है। पुल टूटते ही एक तूफान सा आ जाता है और थॉर और लॉकी दोनों लटक रहे होते हैं। एक बार फिर दोनों को बचाने के लिए ओडिन वहां पहुंच जाते हैं। पुल टूटने की आवाज ने ओडिन को उनके कोमा से जगा दिया है। इस सीन में थॉर का हाथ ओडिन ने थामा हुआ है, जबकि थॉर ने वो हथियार थाम रखा है जिसे पकड़कर लोकी बचा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में भी लोकी सिर्फ ओडिन को इम्प्रेस करना चाहता है। वो कहता है कि वो उनके साम्राज्य का अच्छा राजा बन सकता था, लेकिन ओडिन उससे निराश है। ओडिन की बेरुखी से ऐसा लगता है कि लोकी के दिल को ठेस पहुंची है। थॉर के सहारे लटक रहा लोकी अपना हाथ छोड़कर नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने मर जाने का फैसला कर लिया है। सभी को लग रहा है कि लोकी मर चुका है और थॉर न सिर्फ अपने भाई की मौत से दुखी है, बल्कि उसे इस बात का भी अफसोस है कि वो जेन से अब कभी नहीं मिल पाएगा। वहीं धरती पर जेन, एरिक और डार्सी आसमान में बादलों के भंवर को शांत होते देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि थॉर वाकई अपनी दुनिया में चला गया है। ओडिन थॉर से उसे राजा बनाने की बात कहते हैं, पर थॉर कहता है कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। अभी उसे उनसे बहुत कुछ सीखना है। फिर थॉर टूटे हुए पुल पर आता है जहां हाइमडेल ठीक होकर वापस पहरेदारी करने लगा है। थॉर उससे पूछता है कि क्या वो अब धरती पर कभी नहीं जा पाएगा, तो हाइमडेल उसे उम्मीद बनाए रखने की सलाह देते हैं और वो हाइमडेल से पूछता है कि क्या वो जेन को देख सकता है, तो वो कहते हैं हाँ। हाइमडेल बताते हैं कि अब जेन शील्ड के लिए काम करती है और थॉर को ढूंढती रहती है। ये सुनकर थॉर मुस्कुराता है और फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन हर बार की तरह फिल्म का एंड क्रेडिट सीन अभी बाकी है। ये भी अनाउंस होता है कि दी एवेंजर्स में थॉर फिर से लौटेगा। जेन के अंकल और साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक शील्ड के खुफिया ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां उन्हें नजर आते हैं निक फ्यूरी। वो उन्हें एक सीक्रेट बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं और एक टास्क देते हैं। तभी बैकग्राउंड में नजर आता है लोकी। वही तो, इतना शातिर कैरेक्टर जो भाई से इतना जेलस है कि उसका कोरोनेशन स्पॉइल करने के लिए कुछ दुश्मनों की एंट्री करवा देता है। फिर अपने पिता की नज़र में उस भाई का ओहदा घटवाने के लिए उसे उकसाता है ताकि थॉर अपने पिता की नाफरमानी करे। फिर दुश्मनों को अपने पिता की ही सुपारी देता है, बल्कि उनके कमरे तक दुश्मनों को पहुंचा देता है और फिर इवेंचुअली उन दुश्मनों का खात्मा करके शोहरत कमाता है। इतना शातिर है और पिता की बेरुखी से उदास होकर अपनी जान दे देगा? इम्पॉसिबल। तो अब लॉकी धरती पर न जाने क्या गुल खिलाने आया है। वो एरिक को अपने वश में करके इस टास्क के लिए हाँ कहलवा देता है। इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है और क्या है ये सीक्रेट टास्क, पता चलेगा अगली मूवी में। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।